हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी की भाषा के रूपों के बारे में। कल हमने हिंदी के बारे में, उसके विकास और उद्भव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके आगे के आज देखेंगे अपभ्रंश का। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और भाषाएं। जो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है वह क्या है और उसमें भाषाएं कौन कौन सी आती हैं बताना है आपको। तो पहले आपका आता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषाएं आती हैं उसमें आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अगला है पैशाची अपभ्रंश, पंजाबी। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वह हुआ है पैशाची अपभ्रंश से। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का, यानी कि सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्राचड़ से। पहाड़ी का खस अपभ्रंश से। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का या मराठी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, इन भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के जो महान कवि हैं वह स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। जो स्वयंभू हैं उन्होंने क्या लिखा है, एक तो पौमचर्यु लिखा है, ऋट्ठनेमिचर्यु लिखा है। पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन है, तो और ऋट्ठनेमिचर्यु में कृष्ण कथा है, और उसके अतिरिक्त स्वयंभू छंद उन्होंने लिखा है। इनकी जो पौमचर्यु रचना है वह एक अपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ अपूर्ण था, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। पौमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है। ये स्वयंभू द्वारा पूर्ण नहीं किया गया, बल्कि इनके पुत्र के द्वारा इसे पूर्ण किया गया था बाद में। तो इसमें क्या है कि कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। और अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं, जिनका समय रहा 10वीं शताब्दी। ठीक है, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू, दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी में हुआ। इनकी भी 3 रचनाएं हैं, और जो पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं उनमें आते हैं महापुराण, णय कुमार चर्यु, महापुराण, णय कुमार चर्यु, जरसर चर्यु। यह आपकी रचनाएं पुष्पदंत की हैं। आगे अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। और जो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं उनमें आते हैं धनपाल, जिन्होंने की भविष्यत कहा की रचना की थी। धनपाल ने। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है। तो यह किस प्रकार का खंड काव्य है, संदेश रासक? यह है विरह प्रधान। ठीक है, यह एक विरह प्रधान खंड काव्य है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचनाएं है। इसकी विधा खंड काव्य है और विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का इसमें वर्णन है। कनकामर मुनि ने करकंडचर्यु अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है, और जो कनकामर मुनि हैं उनकी करकंडचर्यु नाम की रचना अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तो अपभ्रंश काल की जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें आते हैं रचना और रचनाकार। रचना है प्राकृत व्याकरण है। इसकी रचना की है जैन आचार्य हेमचंद्र ने, प्राकृत व्याकरण की। दूसरी आती है प्रबंध चिंतामणि, जिसकी रचना की गई है मेरुतुंग द्वारा। अगला है प्राकृत पेंगलम, इसकी रचना की गई है लक्ष्मीधर द्वारा। चौथा है राउलवेल, जो कि रोडा की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। और यह रचनाएं किस काल की हैं, अपभ्रंश काल की यह रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त कीर्तिलता, कीर्तिपताका, यह भी अपभ्रंश काल की रचनाएं हैं। विद्यापति की रचना है। श्रावकाचार, यह देवसेन की रचना है। अगला आगे है काव्य भाषा के रूप में अवधी।
काव्य भाषा के रूप में अवधी और उसका विकास किस प्रकार हुआ, यह हम देखेंगे। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं जिनमें कि अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, अब अवधी जो है वो किसकी बोली है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अवधी भाषा अवध क्षेत्र की भाषा है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इसका विकास, अवधी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्योंकि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आते हैं। तो इस प्रकार इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। ठीक है, अवधी का, बघेली का और छत्तीसगढ़ी का। भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना और सुनीत कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने कोसली से ही अवधी के विकास को विकसित किया है। तो इन विद्वानों के द्वारा मानना है कि कोसली से ही अवधी का विकास हुआ है। भोलानाथ तिवारी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अवधी कोई आज की भाषा नहीं, बल्कि पाली कालीन रचना और अभिलेखों से ही अवधी का आरंभिक रूप दिखाई देता है। अवधी के विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। अब अवधी के विकास के 3 चरण देख लीजिए। पहला है आरंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक विकास का प्रथम चरण है। दूसरा चरण 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी का समय रहता है और तीसरे चरण में 1700 ईस्वी से आज तक का विकास माना जाता है। अवधी के विकास का द्वितीय चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में सूफी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा एवं राम काव्यधारा का विकास हुआ है। और जो अवधी के विकास का द्वितीय चरण है वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में किनका विकास हुआ है, अवधी के दूसरे चरण में सूफी काव्यधारा का, प्रेमाश्रयी काव्यधारा का और राम काव्यधारा का। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया और अवधी भाषा का सबसे पहले प्रयोग हिंदी में, यानी कि हिंदी की रचनाओं में किसने किया, सूफी कवियों ने किया। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जिसका की रचना काल 1379 ईस्वी है, सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि सूफी प्रेमाख्यानों की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है, तो आंसर है चंदायन, जिसकी रचनाकार है मुल्ला दाऊद और रचना काल है 1379 ईस्वी। आगे आप देखिए सूफी काव्यधारा की आरंभिक रचनाएं और रचनाकार। तो सूफी काव्यधारा की जो पहले की रचनाएं थी, आरंभिक रचनाएं थी, वे कौन कौन सी थी। मृगावती, इसकी रचना कुतुबन ने की थी। मधुमालती की रचना मंझन ने की। चित्रावली की रचना उस्मान ने की और पद्मावती की रचना जायसी ने की, जो कि सूफी काव्यधारा की आरंभिक रचनाओं में आते हैं। उत्तरवर्ती रचनाओं में सूफी काव्यधारा की उत्तरवर्ती चरण में चरण शेख निसार, यूसुफ जुलेखा, मीर कासिम की रचना हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती आते हैं। ठीक है, यूसुफ जुलेखा, चरण शेख निसार, मीर कासिम की रचना हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद ने लिखा इंद्रावती। जायसी द्वारा रचित पद्मावत अवधी भाषा की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। जायसी सूफी कवियों की भाव अभिव्यक्ति के लिए अवधी को सराहते हैं। जैसे उन्होंने लिखा, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही, जे ही महमारग प्रेम कर सबे सराहें ताही। तो यह पंक्ति जायसी के द्वारा लिखी गई है। यह पंक्ति कि तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही, जे ही महमारग प्रेम कर सबे सराहें ताही। यह पंक्ति किसकी है, जायसी की पंक्ति है। इसी के साथ यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।